नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी खबर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। सोमवार को पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान करवाया जाएगा और तीसरे चरण में कुल 20 जिले शामिल हैं। इन जिलों में 748 जिला पंचायत सदस्यों, 18,530 क्षेत्र पंचायत सदस्यों, 14,379 ग्राम प्रधान और 1,80,473 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए मतदान होगा। इस चरण में 3,57,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और कई जिलों में गड़बड़ी करने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सोमवार को पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए होने वाले मतदान से संबंधित सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 26 अप्रैल को 20 जिलों में मतदान होगा। जिन जिन जिलों में मतदान होना है उनके नाम हैं शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया। इन जिलों में 748 जिला पंचायत सदस्यों, 18,530 क्षेत्र पंचायत सदस्यों, 14,379 ग्राम प्रधान और 1,80,473 ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। सोमवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच कुल 3,57,16,13 मतदाता 49,789 पोलिंग बूथों पर मतदान करेंगे। तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभिन्न पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। 20 जनपदों में ग्राम पंचायत के 70,428 सदस्य सहित 55 ग्राम प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके साथ 371 क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ ही जिला पंचायत के 6 सदस्य निर्विरोध चयनित हुए हैं। संपूर्ण व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। विगत 1.5 महीनों में इन जनपदों में निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि चुनाव सकुशल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। इन 20 जनपदों में कुल 20,727 मतदान केंद्रों के 49,798 मतदेय स्थलों पर मतदान होना प्रस्तावित है। ये मतदान कल सुबह 7 बजे से कल शाम 6 बजे तक सभी जगहों पर संपन्न होगा। इस दौरान जो कोविड-19 के गाइडलाइन हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के, इसके अनुपालन के आदेश दिए गए हैं। उक्त जनपदों में कुल 509 निरीक्षक, 7600 उप निरीक्षक, 15,736 मुख्य आरक्षी, 56,251 आरक्षी, 66,444 होमगार्ड, 2,443 पीआरडी, 6,282 रिक्रूट्स तथा 55 कंपनी व 2 प्लाटून पीएसी तथा 10 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात की गई है। इनमें जो चुनावी जनपदों से 324 निरीक्षक, 2,513 उप निरीक्षक, 6,053 मुख्य आरक्षी तथा 15,911 आरक्षी ड्यूटी में लगाए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनाव संबंधित जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अराजकता फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए। संवेदनशील क्षेत्रों के पोलिंग बूथों पर कड़ी नजर रखकर मतदान कराया जाए। साथ ही आयोग ने ये भी कहा है कि अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार ऐसी सख्त कार्रवाई हो ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न होने पाए। राज्य के इन 20 जिलों के पुलिस और प्रशासन के अफसरों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भी कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सुनिश्चित करवाया जाए कि मतदाताओं को मतदान करने में किसी भी तरह की असुविधा न हो। प्रत्येक मतदान केंद्र पर जरूरत के मुताबिक सैनिटाइजर, मास्क आदि की पर्याप्त व्यवस्था करवाते हुए नियमानुसार दूरी में मतदाताओं को रख कर ही मतदान करवाया जाए। चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा और 2 मई को नतीजों की घोषणा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो वहीं गाजीपुर में 29 अप्रैल को पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान होना है। इसे लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। कटकपुर गांव में दर्जनों प्रत्याशी मैदान में हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने गांव में पहुंचकर विकास कार्यों का जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। 29 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण गाजीपुर में होने हैं। इसको लेके गांव की सरकार में किस तरह के माहौल है, इसका जायजा लेने आज 12 चौर विकास खंड के उतराव गांव के करकटपुर ग्राम सभा में मौजूद हैं। यहाँ पे आम जनता से जानेंगे कि किस तरह की सरकार यहाँ बननी चाहिए, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की बुनियादी समस्याएं हैं, ये सब हम जानेंगे यहाँ के ग्रामीणों से। हम सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे मौजूद हैं, क्या नाम है चाचा? रमाशंकर जी, सबसे बड़ी बात है कि गांव की सरकार बननी है 5 साल बाद, हर साल मतलब 5 साल बाद जो है सरकार बनती है। इस बार की सरकार बननी है, किस तरह का सरकार बनेगी? किस तरह का बनेगी जी? मान लगे उसके बढ़िया सोच के बना दिया। कैसी सरकार बनाना चाहेंगे आप? हाँ, उनके बढ़िया जानते हैं, बढ़िया पड़ता से जानते हैं। अगर हम बुनियादी समस्या की बात करें तो यहाँ पे किस तरह की समस्याएं ज्यादा हैं इस गांव में? और समस्या तो मान लगे सुन की उनका हर विरोधी बात है, हर विरोधी बात। समस्याएं किस तरह की है? नाली है, खड़ंजा है, पानी निकासी, बहुत सारे गाँव में इस तरह की बुनियादी समस्याएं देखने को मिल रही है। आपके गाँव में किस तरह की समस्या है? हमारे के गाँव में बहुत खराब है। नन्नाली बना कुछ जी प्रधान जाए के रास्ता रोतो न बंद कर देखो। बिल्कुल, यहाँ भी जो गांव की बुनियादी समस्या है, नाली, खड़ंजा, पानी निकासी की, इस तरह की निश्चित तौर से देखा जाए तो कहीं न कहीं कमियां नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ युवा एक यहाँ के हैं, क्या नाम है भाई साहब का? राजू, देखा जाए कि हर गांव में नाली, खड़ंजा और इस तरह की बुनियादी समस्याओं को लेकर गांव की सरकार बनने की कवायद शुरू है। यहाँ पे अगर इस ग्राम सभा में इस बस्ती की बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? यहाँ का व्यवस्था वो है, बाकी ना शुद्ध नाली बा, ना रोड बा, ना किसी का घर है शुद्ध। यहाँ पर मैल बरखा बुनी में सब गिर गई। हम लोग भाई यहाँ आए लोग कुल प्रधानों लोग देख देख चल जाता, उसके बाद फिर पूछत लोग ने कि बनी कि ना बनी। यहाँ पर फिर सरकार बनने की कवायद शुरू हो गई है। 5 साल बाद बीत गए, फिर गांव में सरकार बनेगी। इस बार किस तरह की सरकार बनाना चाहेंगे? क्या सरकार वो है चुनल जी प्रधान की जो बढ़िया होके ओके हमन के बनावल जी विकास गांव का होके। क्या मन में है, किस तरह के प्रधान चुनने की है? बढ़िया। अगर कितने प्रत्याशी यहाँ चुनावी मैदान में हैं? 5 आदमी है। 5 आदमी में कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो एक मजबूत कैंडिडेट होंगे, जो हमारे क्षेत्र के विकास के बारे में सोचेंगे। इस तरह का कोई इस तरह का नजर आ रहा है? तो देखा जाएगा कि क्यों प्रधान मान ली कि अब बिल्कुल, यहाँ तो देखा जाएगा कि बहुत सारी समस्याएं। चाची, क्या नाम है? यहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत सारे वृद्धा पेंशन की बात की जा रही है, विधवा पेंशन की बात की जा रही है। इस तरह की सुविधाएं आप लोग के पास कभी पहुंची हैं? नहीं, कबो नहीं के पहुंचा। किस तरह की दिक्कतें होती हैं इस गांव में अभी? कौन चीज के दिक्कत बा? क्या क्या है जैसे? सही बताओ जी। कौन चीज के दिक्कत बा? कौन चीज बा? ना घर बा, ना खड़ंजा बा, ना नाली बा, ना कुछ बा। कोई कुछ नहीं है क्योंकि ना के आवास बा, ना कुछ बा। आप करते चलिए नहीं। इस बार कैसी सरकार चाहती हैं आप? हमन का चाहता है कि सबसे मजबूत रहे, कि कुछ बढ़िया रहे, कि हमन के कुछ लायक बना। अगर इस हम बस्ती की बात करें तो किस तरह की समस्याएं सबसे ज्यादा हैं? सबसे ज्यादा तो देखते हैं कि कुछ कोई है नहीं है हमन के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ एक चाची हैं यहाँ पे, चूंकि बहुत सारी समस्याएं इस बस्ती में है, हम जानेंगे। चाची, यहाँ क्या नाम है आपका? लक्ष्मी में। किस तरह की समस्या है इस आपके बस्ती में? क्या जरूरतें हैं? हर चीज का जरूरत है। जैसे में कुछ एक ऐसे चीज जो मतलब सच में जरूरत है इस बस्ती के लिए? हर चीज का तब है कि घर नहीं है, ना नाली है, ना रोड है। हर चीज के हमन के बहुत सारे सरकार मतलब लंबा समय से इस गांव में आप रह रही होंगी, तो जो बुनियादी समस्या है हर बार चुनाव में ये मुद्दा उठता रहा होगा, तो इस बार क्या मुद्दा है? मुद्दा है अपने के चुनाव ऐसा वो तो चुनेंगे कि हमन के कामयाब हो जाएगा, विकास हो जाए। बिल्कुल, जो एक ग्रामीण की सोच है कि गांव में विकास, नाली, खड़ंजा, पानी निकासी की जो बुनियादी समस्या है वो तो खैर मुद्दा है। यहाँ पे अगर इस तरह की बात की जाए तो विधवा पेंशन या सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं इन लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। हालांकि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं कहीं ना कहीं वादे तो जरूर किए, लेकिन इनकी तरफ जो है लगातार पहुंचाने की कोशिश कभी नहीं की। फिर इस बार सरकार बनने की कवायद में जुटी हुई सरकार, देखते हैं फिर और जानते हैं कि किस तरह की अभी भी समस्याएं मौजूद है फिलहाल में। सर, क्या नाम है आपका?
बैजू जी, किस तरह की अभी समस्या है, अभी तक क्या समाधान हो पाया? हमारा सावधान अब गांव में कुछ नहीं खेप है। हमने के ये चाहते हैं यहाँ कि पूरा गांव का हमारा विकास होखे। पूरा गांव ऐसा हमने का विकास ऐसा प्रधान हमने के जुटे कि हमने के विकास करे। किस तरह के विकास चाहते हैं आप? हम विकास ये चाहते नहीं कि हमने के बढ़िया से चुन लें अपन प्रधान कि हमने के वो विकास करे। नहीं, विकास के लिए तो सभी लोग दावा कर रहे हैं कि हम आएंगे तो विकास करेंगे, आप हमको वोट करिए। ठीक, आपको क्या लगता है? हमको वोट लागता कि ऐसा बात बा कि हमने के विकास बा कि है एगो प्रधान हमारे उठल बा, यही के हमने के सपोर्ट करेंगे। यानी इस बार क्या वर्ग विशेष के तौर पे देखा जा रहा है या मतलब एक स्वच्छ और साफ छवि का प्रधान चाहिए? हाँ, सभी के प्रधान चाहिए, हमने के बढ़िया प्रधान चाहिए। बढ़िया प्रधान चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हाँ। यहाँ पे स्वच्छ और छवि के प्रधान की कवायद भी शुरू है। हमारे साथ कुछ और युवा साथी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? गोपाल यादव। गोपाल जी, इस बार फिर सरकार बननी है, 5 साल बाद मौका आ गया। बहुत सारे लोगों ने यहाँ वादा किया था। क्या वादा किया था और अब तक नहीं पूरा हुआ। क्या नहीं पूरा हो पाया? कुछ नहीं पूरा हुआ। कोई तो आया तो बोला कि ये रोड बनवा दूंगा, मकान दे दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं हुआ। अभी नया ही में प्रधान है, चाहे कोई भी प्रत्याशी है, वो भी आके दावा करेंगे। कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे आप लोग? कैसे प्रत्याशी? हम तो एक मिनट आप चुप रहिए। हम तो यही प्रत्याशी चुनूंगा जो कि हमारे दुख सुख में साथ दे। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे दुख सुख में वो साथ दे, हम उसी प्रत्याशी को चुनेंगे और किसी प्रत्याशी को हम नहीं चुनेंगे, क्योंकि हमारे बस्ती ऐसी है ना, गरीबों की बस्ती है। रोजी रोटी कमाने के लिए दिन भर घाम में मरते हैं हम लोग। इसके लिए कोई प्रधान कह दे कि नहीं हम 5 साल 10 साल जीत के हमको किया है, कोई नहीं प्रधान किया है। यहाँ पे नाली इतना बढ़ रही है, आज 15 दिन से कोई प्रधान आके साफ करा रहा है? कोई नहीं है। कराने आया कोई प्रधान नहीं आया। तो चुनाव आया है तो सब प्रधान आ रहे हैं, हम सबको देखें कि अपना दुख को रोए। ये बताइए आप। जाहिर सी बात है कि अब फिर मौका आ गया ना, मौका तो आया है। हाँ, मौका तो बार बार आ रहा है। अरे रुक यार, 2 मिनट रुक, बात कर रहा हूँ तो करने दे। मौका तो आया है, तो हमको वही देखना है कि हमारे दुख सुख में कौन साथ देगा, हमको उसको चुनना है। बिल्कुल। यहाँ पे तमाम तरह की बुनियादी समस्याएं हैं। लोग अपने गांव की सरकार बनाना चाहते हैं। अगर यहाँ पे इस गांव की बात की जाए तो लगभग 6 से 7 हजार के आसपास आबादी है और लगभग 2700 से 3000 के आसपास वोटरों की संख्या है। और लगभग इस गांव में 5 प्रधान प्रत्याशी, 5 से 6 प्रधान प्रत्याशी यहाँ चुनावी मैदान में है। अब गांव की सरकार बननी है और जनता जो है अपने जो सरकार बनाएगी वो चाहती है कि हमारे गांव का विकास करे। नाली खड़ंजा और सबसे बड़ी समस्या जो गांव के पानी निकासी की है, वो व्यवस्था जब तक दुरुस्त नहीं होगा, हम लोग ऐसे सरकार चाहते हैं जो आम गरीब जनता की बुनियादी समस्याओं को समझे, सुलझे और उनके दुख सुख में आगे हो सके। आलोक त्रिपाठी, इंडिया न्यूज, गाजीपुर। उधर गाजीपुर के बसुका गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। गाजीपुर में चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, लेकिन बसुका गांव के मतदान केंद्र दूर बनाए जाने से यहां के ग्रामीण नाराज हैं और इसीलिए मतदान का बहिष्कार किया। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया। पंचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार गंभीर है, लेकिन जिला प्रशासन यहाँ पे बिल्कुल अगर देखा जाए तो अनदेखी का शिकार कर रही है। इस वक्त मौजूद हैं हम रेवतीपुर ब्लॉक के बसुका गांव में, जहां पे बहुत सारे ग्रामीण जो है बूथ को लेकर चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं। उन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर चुनाव बहिष्कार करने की क्या वजह है। हमारे साथ मौजूद हैं यही गांव के निवासी हैं। क्या नाम है सर? रवि राय। रवि जी, यहाँ पे देखा जा रहा है कि पंपलेट लेके आप बिल्कुल और देख रहे हैं कि 3 किलोमीटर की दूरी बूथ और बहिष्कार करने की बात करें, क्या है ये पूरा मामला? भैया अभी तक जो है, जब वार्ड संख्या 1 से लेकर के और 8 तक का मतदान यहाँ पर होता था इसी विद्यालय में, और ये गांव से 200 से 500 मीटर की दूरी पर का विद्यालय है। इसको हटा करके यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब वोटर जाने में मना कर रहे हैं। इसी वजह से लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे चूंकि बूथ जो बनी हुई है, पहले यहाँ 1 से 8 तक बूथ हुआ करता था और ये यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे चला गया है, जिसकी वजह से जनता काफी परेशान है और वो चाहते हैं कि यही बूथ जो है बने। हम और लोग उससे भी जानेंगे कि आखिर चूंकि गांव एक ही है और स्कूल विद्यालय एक ही करीबी में है, तो लगभग वहां पे और यहाँ पे जाने में क्या दिक्कतें होंगी सर? वहां पर जाने के लिए न कोई रास्ता है, न कोई व्यवस्था है। इसकी रिपोर्ट वीडियो द्वारा लग चुकी है कि ऑलरेडी जहां बूथ पहले था उससे 3 किलोमीटर से भी एवं दूरी पे वो विद्यालय है,
जहाँ पहले बूथ था वहाँ पे सारे शौचालय, बिजली, पंखा, गाड़ी घोड़ा खड़ने के लिए आप माने व्यवस्था प्लस छायादार भी सारी व्यवस्था यहाँ से 1 से 8 बूथ डालने के लिए समुचित व्यवस्था थी। पहली बार ये न जाने किस व्यवस्था से 6, 7, 8 बूथ जो है वो हमारे इस विद्यालय से 3 किलोमीटर से ऊपर की दूरी में गया है, जिसका वीडियो ने रिपोर्ट भी लगाया है। शासन प्रशासन, SDM, CDO, अपर जिला अधिकारी, DM सबको आवेदन तहसील दिवस के माध्यम से सारे लोगों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस पर किसी का कान जू नहीं रेंग रहा है। आज हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। वहाँ जाने लायक रास्ता भी नहीं है, पगडंडी है, गाड़ी भी नहीं जा सकती। अगर इधर से जाएगी गाड़ी तो उधर से आ नहीं सकती। दोनों को आपस में साइड लेने का कोई व्यवस्था नहीं है, खड़ंजा भी नहीं है। उस विद्यालय में न पानी है, न शौचालय है, न लैट्रिन है, न कोई व्यवस्था नहीं है। आलोक त्रिपाठी, इंडिया न्यूज, गाजीपुर। तो वहीं कोविड-19 की सुनामी के बीच भी ऑक्सीजन की कालाबाजारी नहीं रुक रही है। ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज दम तोड़ने को मजबूर हैं। वहीं इस महामारी के बीच पैसा कमाने वाले अपनी संवेदनाओं को ताक पर रख करके मोटी कीमत वसूल रहे हैं। इंडिया न्यूज ने मिर्जापुर से ऑक्सीजन की कालाबाजारी की एक्सक्लूसिव तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। ऑक्सीजन की कालाबाजारी में संलिप्त व्यक्ति से जब बातचीत की तब खुलकर के ये सामने आया कि किस तरीके से एक सिलेंडर की महामारी के बीच ऊंची कीमत लगा करके लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। कोतवाली क्षेत्र में स्थित RTO ऑफिस कार्यालय के निकट काव्या इंडस्ट्रीज में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, जिसके प्रोप्राइटर बच्चा तिवारी बताए जाते हैं। काव्या इंडस्ट्रीज से मैजिक गाड़ी में सिलेंडर लाद कर निकले एक शख्स विशाल की ओर से बरौंदा पुलिस चौकी से कुछ दूर खड़े होकर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की जा रही थी। इंडिया न्यूज वहां पर जब पहुंचा, क्या हुआ देखिए। अभी कोविड-19 के महामारी के चलते जो है ऑक्सीजन लोगों को मिलना दुश्वार हो गया है। प्रशासन किसी तरीके से व्यवस्था कर रही है, मगर जो प्राइवेट ऑक्सीजन है उसकी स्थिति यहाँ भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अभी हमने जो स्ट्रिप किया उसमें साफ साफ जो कंपनी है, जो यहाँ का प्रोडक्शन है, उसके व्यक्ति का कहना है कि एक सिलेंडर 7 किलो का आपको देंगे हम, तो उसकी कीमत जो है आपको 2000 रुपये देनी पड़ेगी। ये ऑक्सीजन गैस का ये गाड़ी खड़ी हुई है और यहाँ पे मेरे साथ ये ऑक्सीजन सिलेंडर का जो है पूरा आप देख सकते हैं, ये गाड़ी है, ये ऑक्सीजन, इसके पीछे ऑक्सीजन लदा हुआ है। हमारे साथ यहाँ उनके कर्मचारी हैं, हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जी हमारा सनी नाम है। शनि नाम है। अभी तो विशाल नाम बता रहे थे। विशाल सनी भी है। अच्छा ये बताओ, ये सिलेंडर कहाँ से लेकर आ रहे हो? सिलेंडर हमारे काव्या इंडस्ट्री। काव्या इंडस्ट्री कहाँ है? काव्या इंडस्ट्री RTO ऑफिस के आगे। कितना सिलेंडर इसमें लाते हो? सिलेंडर एक सिलेंडर कितने का है सर? ये तो हमारे मालिक बताएंगे ना क्या रेट। अभी तो तुम बता रहे थे कि 2000 में सिलेंडर तुम दे दोगे। नहीं सर, अभी तो तुमने यही बताया कि 2000 में सिलेंडर देंगे। 350 15 दिन पहले हम बेचते थे। नहीं सर, 350 रुपये तो रेट है, जो कि अब जो मैक्सिमम है वही रेट हम लोग चलता है। फिर अभी कितने का सिलेंडर दोगे तुम? अभी हमारे पास नहीं है सर, इसमें हम सिलेंडर नहीं देते। अभी तो तुम सब कुछ बताए हो कि सिलेंडर इतने का है, हम आपको इतने का दे देंगे। जैसे हम लोग कैसे क्या होता है ना कि कभी किसी से अपना होता है, जैसे 200-400 रुपये हम लोग कमा लेते। मालिक का क्या नाम है तुम्हारे? सर मालिक हमारे असल में हम लोग तो अंडर में काम करते हैं। जो मालिक का क्या नाम है तुम्हारे? बच्चा तिवारी हमारे मालिक है। हमारे मालिक बच्चा तिवारी है। तो ये जो सिलेंडर तुम ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, तुमको पता है कि इस कानून के दायरे में आ जाओगे तो क्या कार्रवाई होगी? सर हमको पता है सर, बहुत इसका वो लगता है, लेकिन सर आप जानते हैं कि एक ड्राइवर और एक लेबर वर्कर क्या कर सकता है 100-200 कमाने के लिए, तो सर और क्या कर सकता है? तो तुम 100-200 रुपया कमाने के चक्कर में 2000 का सिलेंडर देते हो। 350 का सिलेंडर तुम जो है 2000 रुपये का बेच रहे हो, 100-200 रुपये कमा रहे हो। सर हम 2000 बेचा थोड़ी ना है सर। अभी तुमने कहा ना 2000 का सिलेंडर हम आपको देंगे। तुमने तो ये भी कहा कि DM SP वहाँ खड़ा होकर बिचवा रहे हैं। नहीं बिचवा नहीं रहे सर, ऐसे थोड़ी हमने कहा। तुमने अभी कहा है, ये कहा कि भरवा रहे हैं, जिसको जरूरत है उनको दिलवा रहे हैं, ये काम नहीं। आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो उसके लिए अभी इसका ये कहना है कि जो सिलेंडर है वो हमारे जो इंडस्ट्री है, ये काव्या इंडस्ट्री है। ये कैमरा पर्सन इसको दिखाएं, ये काव्या इंडस्ट्री लिखा हुआ है। यहाँ ये मिर्ज़ापुर में एक ही इंडस्ट्री है जहाँ पे इस तरीके का सिलेंडर जो है ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। पीछे भी यहाँ पे ऑक्सीजन का पूरा ये भरा हुआ टैंकर में दिखा है कैमरा पर्सन। ये देखिए पूरा ये सिलेंडर लदा हुआ है। और इस व्यक्ति का कहना है, साफ साफ कहना था कि
जो सिलेंडर है वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। उसके लिए 2000 रुपये आपको देना पड़ेगा। इस व्यक्ति ने ये तक कहा कि वहाँ पर तो कुछ GMST खड़े होकर जो है 2000 से 5000 का सिलेंडर बिकवा रहे हैं। तो ये है मिर्ज़ापुर में काला बाजारी जो हो रही है। और यहीं पे पास में आप देख सकते हैं पीछे भरगुना, ये बरौंधा चौकी है, बरौंधा कछार चौकी है पुलिस की। और पुलिस वाले भी यहाँ पे मुस्तैद हैं। उसके बावजूद पुलिस के नाक के नीचे इस तरीके का यहाँ पे खेल चल रहा है। ये सिलेंडर है चंद कदमों की दूरी पर। और आपको दिखा दें, ये सिलेंडर की गाड़ी लगी हुई है। जब हमने इसे बात करना चाहा तो ये देखिए सिलेंडर की गाड़ी अपना लेकर यहाँ से भागने का प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि मिर्ज़ापुर जैसे छोटे शहर में भी ऑक्सीजन की किल्लत से लोग परेशान। तो वही रामपुर के जिला अस्पताल में डॉक्टर अनदेखी कर रहे हैं। इसका खामियाजा इलाज कराने अकेले पहुंच रहे मरीजों को अपनी जान चुका करके भुगतना पड़ रहा है। एक महिला और एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। रामपुर के जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में इन दिनों कुछ भी तो ठीक ठाक नहीं चल रहा है। 5 घंटे के भीतर एक महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उसके पति का आरोप है कि डॉक्टरों ने लापरवाही की, उसको समय से ऑक्सीजन नहीं दे पाए। बिजली चली जाती है तो ऑक्सीजन के लिए मरीज तड़फने लगते हैं। काफ़ी देर के बाद जब जनरेटर चलता है तब मरीज को ऑक्सीजन मिलती है। इतने में उनका लेवल गड़बड़ा जाता है और वो फिर मौत के मुंह में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जिस पेशेंट ने 4:25 पर शाम यहाँ पर एंट्री ली थी, उसने भी रात 10:20 पर दम तोड़ दिया। परिवार के लोगों ने कोविड-19 में फ़ोन कॉल करके, कलेक्टर को फ़ोन कॉल करके यहाँ पर भर्ती करवाया था, बावजूद भी वो अपने मरीज को नहीं बचा पाए। 5 घंटे के भीतर यहाँ पर एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। और सभी के परिवार वालों ने एक ही आरोप लगाया कि अस्पताल में डॉक्टर ढंग से देखरेख नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर वेंटिलेटर भी हैं, 22 वेंटिलेटर धूल चाट रहे हैं। यहाँ पर कोई उनको चलाने वाला नहीं है और ना ही वेंटिलेटर की सेवा किसी मरीज को दी जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर सरकार ने तमाम सारी चीज़ें इस जिला अस्पताल को अवेलेबल कराई हैं तो फिर उन मरीजों को उनकी सेवा क्यों नहीं मिल रही जो यहाँ पर इलाज कराने के लिए आए हैं? क्योंकि इलाज नहीं मिल पाने कारण उनकी मौत हो रही है। और इन सब चीज़ों को लेकर बड़े अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लापरवाह, बेपरवाह डॉक्टर और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। क्योंकि अभी भी ऑक्सीजन को लेकर तमाम सारे मरीज हमको बता रहे हैं कि हमको ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन का प्लांट भी यहाँ पर है, वेंटिलेटर भी यहाँ पर है। बस दिक्कत यह है कि यहाँ पर सेवाएं उन मरीजों को नहीं मिल रही जो इलाज कराने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। देखना भी दिलचस्प होगा कि हमारी खबर के बाद कौन अधिकारी इतनी हिम्मत उठा पाएगा कि ऐसे डॉक्टरों को जो लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं, ऐसे कर्मचारी जो जनरेटर को ठीक समय पर जल्द से जल्द नहीं चलाते हैं, तो उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन जल्द से लिया जाएगा या फिर ऐसे ही बेमौत मरीज मारे जाएंगे। रामपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए ओमपाल सिंह राजपूत। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।